सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया अबाउट द बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। सो एटमॉस्फेयर यानी ऐसा स्फीयर जिसमें एयर प्रेजेंट होती है और एयर के साथ साथ कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, जो कि जितनी भी सारी गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस मिलकर क्या करती हैं, एक मिक्सचर फॉर्म करती हैं। तो इन गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर वेपर्स लिखना मत भूलिएगा, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा स्फीयर जिसमें एयर प्रेजेंट होती है और वाटर के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के स्फीयर को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, ठीक। बेसिकली एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर एक गैसेस का ब्लैंकेट होता है, यानी एक ऐसा ब्लैंकेट होता है गैसेस का जो कि हमारी अर्थ को चारों तरफ से जो है घेरे रखता है, यानी हमारी अर्थ के चारों तरफ होता है, हमारी अर्थ को कवर करके रखता है। तो उस तरह के स्फीयर को बोला जाता है क्या, एटमॉस्फेयर, एंड इट इज द ब्लैंकेट ऑफ अ गैसेस। अब जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया कि जो एयर होती है उसमें कई सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर जो होता है गैसेस का वो प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर दी गैसेस विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ओके, अब इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो क्या होती है हमारे लिए, वैसे तो सारी गैसेस इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर ह्यूमन लाइफ, और किस तरह क्यों होती है ये जब हम आगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई गैस होती है तो वो होती है हमारे लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही गैसेस हम डेली बेसिस पे हम इन दोनों गैसेस को एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट प्लांट में ये प्रोसेस होती है। प्लांट में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो O2 को एक्सेल करते हैं और CO2 को इनहेल करते हैं। एंड ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, हमारी ह्यूमन लाइफ का, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन हम इस प्लानेट पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ ही नहीं सोच सकते हैं, ठीक। सो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। अब रेस्पिरेशन की तो बात हमने की अभी जस्ट, लेकिन कंबशन कैसे होता है, कंबशन के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, ठीक। हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया और हमने एक बीकर में एक कैंडल रखी, मैंने उस कैंडल को इनलाइट किया, एंड जब वो कैंडल इनलाइट हो गई तो उसकी थोड़ी देर बाद ही जस्ट मैंने क्या किया, उस बीकर के ऊपर एक कैप रख दिया, यानी कि मैंने ढक्कन रख दिया और उस बीकर को ढक दिया। उसके जस्ट बाद मैंने ये देखा कि मिनट्स ऑफ मतलब सेकेंड, इन अ सेकेंड जो कैंडल इनलाइट थी वो बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, वाई, बिकॉज उस लाइट को, यानी कि जो कैंडल थी उसकी जो लाइट थी, जो फ्लेम थी, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है, कंबशन होता है। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल। सो ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होता है, इसके अलावा वो कंबशन करने में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक। तो ये 3 पॉइंट जो थे ये तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट जो है वो हमसे जस्ट अपोजिट प्रोसेस उनमें होती है। क्या प्लांट जो होते हैं वो O2 को जो है एक्सेल करते हैं, तभी तो हमें O2 मिल पाती है, और हम क्या करते हैं, हम उन्हें CO2 देते हैं, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस थ्रू से प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू तो होती है, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते ही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन के थ्रू भी प्रोड्यूस होती है। कैसे, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर मैंने कैंडल के ऊपर क्या कर दिया था, मैंने एक बीकर में कैंडल ली, उसको इनलाइट किया, एंड देन मैंने उसके जब उस बीकर के ऊपर मैंने कैप रख दिया तो क्या हुआ, उस फ्लेम को जो O2 मिल रही थी वो उसे नहीं मिली, जिस वजह से क्या हुआ कि उसने जलना छोड़ दिया। तो जब O2 मिलेगी किसी फ्लेम को तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। सो O2 इट इज़ इम्पॉर्टेंट किस लिए, कंबशन के लिए, और कंबशन से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बर्न फ्यूल्स,
कई सारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इन सबको भी अगर हम बर्न करें तो हमें ज़्यादातर अमाउंट में उसमें से क्या मिलेगा, CO2 ही मिलेगा। सो दीज आर दी मेन रीज़न, ये मेन सोर्सेज होते हैं किसके, CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक, उस खाने के थ्रू क्या, जब वो खाना अंदर जाता है तो वो कई सारे पार्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है, लाइक एनर्जी के फॉर्म में टूट जाता है, एटॉम्स के फॉर्म में टूट जाता है। तो उस और कुछ जो पार्ट रहता है वो CO2 के फॉर्म में क्या मिलता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू भी क्या होती है, CO2 जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली हम बात करें कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक ऐसा स्फीयर, ब्लैंकेट ऑफ अ गैसेस जो कि हमारी अर्थ के सराउंड होता है, हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे रखता है, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे साथ साथ प्लांट्स के लिए भी बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि किस तरह की एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, मैंने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरने वाला एक ब्लैंकेट होता है जिसमें गैसेस का मिक्सचर ऑफ अ गैसेस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर के लेयर्स की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, लेयर्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, बात करते हैं। सबसे पहले जो अर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे पहली एटमॉस्फेरिक लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि वो स्फीयर जिस पे हम अभी रहते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, जिस पे सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, न जाने कितना कुछ नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया, और कौन सा स्फीयर हो गया, ये ट्रोपोस्फेयर, यानी ऐसा स्फीयर जिस पे लाइफ प्रेजेंट होती है, उस तरह के स्फीयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, जो कि अर्थ से अबव 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर होता है। अब स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी ऐसा स्फीयर जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर किस तरह से डिप्लीट होती है, ओजोन लेयर के बारे में हम आगे जब इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और ओजोन लेयर का मेन वर्क क्या होता है, जो सन से हाई जो रेडिएशन की जो UV रेज होती हैं उनसे हमारी अर्थ को, हम लिविंग जो बींग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक, सो यहाँ पे कौन रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स दोनों रहते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर जो कि UV रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर यानी, और मीजोस्फेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर होती है, जो कि एटमॉस्फेयर से, जो कि अर्थ की सरफेस से 85 किलोमीटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है। और मीजोस्फीयर में बेसिकली पाए जाते हैं क्या, उल्कापिंड, यानी कि मैस्ट्रोस जिसे हम बोलते हैं। इस तरह की जो लेयर होती है उसे हम, उसमें मैस्ट्रोस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फीयर के जस्ट ऊपर एक और लेयर होती है थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में कैपेसिटी होती है। थर्मोस्फेयर में क्या कैपेसिटी होती है कि वो जो हाई रेटेड एक्सरे रेडिएशन होती हैं जो कि सन से आ रही होती हैं, और जो UV रेडिएशन होती हैं उनको एब्जॉर्व करती है। ठीक, थर्मोस्फेयर का काम क्या होता है, जो सन से आ रही एक्सरे रेडिएशंस होती हैं और जो UV रेडिएशंस होती हैं उसको थर्मोस्फेयर क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है। और ये अर्थ के सरफेस से अबाउट 400 किलोमीटर डिस्टेंस पर पाई जाती है। अब बात करते हैं लास्ट लेयर के बारे में, जिसका नाम है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होती है, एक्सोस्फेयर बेसिकली जो है वो स्पेस में प्रेजेंट होती है, यानी कि सबसे जो हाइट पर जो प्रेजेंट होती है एक्सोस्फेयर प्रेजेंट होती है, जो कि स्पेस में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे हमारे ये चांद, तारे, सूरज, ये सब पाया जाता है उसके जस्ट उधर ही क्या पाई जाती है, एक्सोस्फेयर। और हर एक एक लेयर का क्या होता है, अपना एक
डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर होता है। और वो कैरेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हर एक क्या करती है, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती है। ट्रोपोस्फेयर क्या वर्क करती है, ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और उसके अलावा कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि यूवी रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक, मीजोस्फेयर में क्या होता है, मीजोस्फेयर में मैस्टोस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो उल्का पिंड होते हैं वो पाए जाते हैं। थर्मोस्फेयर क्या करती है, थर्मोस्फेयर जो सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। और एक्सोस्फेयर क्या करती है, जो कि स्पेस में पाई जाती है। सो दीज आर दी लेयर्स ऑफ अ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने मिलकर डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में भी मैंने आपसे बात की और इसके अलावा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी हमने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदर के बारे में कि वेदर क्या होता है। सो किसी जगह पर एटमॉस्फेयर की डिफरेंट कंडीशंस को चेंज होना ही वेदर बोलते हैं। जैसे कि आज मैं आपसे बात करूं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप ये देखते होंगे कि आज बहुत सनी डे है, यानी कि आज बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा सूरज जो है वो फुल पावर में है। ठीक, किसी दिन जब आप देखते हैं कि बहुत ही मतलब बारिश वाला मौसम होता है, एकदम काले बादल घिराते हैं आसमान में, तो आप बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली, एकदम रेनी डे लग रहा है। सो ये सब एक्चुअल में होते क्या है, ये कंडीशंस होती हैं किसी भी एटमॉस्फेयर की, क्योंकि ये डिफाइन करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन क्या है। जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है या जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उस एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को डिफाइन करना ही जो वेदर है वो उस एटमॉस्फेयर की कंडीशन को ही क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी किसी जगह पर in respect to the elements like humidity, temperature, wind speed, rainfall, कहाँ कितनी बारिश हो रही है या कितनी तेज़ हवा चल रही है, टेम्परेचर कितना है या कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ये सब। और ह्यूमिडिटी, आज ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये सब एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सब एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स को ही, ये क्या होती है, एलिमेंट होते हैं और ये कंडीशंस होती हैं किसी एटमॉस्फेयर की। तो इस एटमॉस्फेयर की जो जितनी भी कंडीशन होती हैं इन सबको मिलाकर जो कहा जाता है उसे ही बोला जाता है वेदर। अब वेदर जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, जैसे कि मैंने जस्ट आपको इस बारे में मैंने बताया कि जब हम बाहर निकलते हैं रेनी सीजन में तो आप देखते होंगे कि बहुत ही क्लाउडी मौसम रहता है, बादल बन रहे होते हैं काले काले, सनी मौसम होता है कि बहुत ज़्यादा सन जो है वो फुल पावर में होता है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है। ठीक, कभी बहुत, और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। रेनी सीज़न होता है यानी कि बरसात ज़्यादा होने लगती है और स्टोमी और क्लियर। और जब बारिश होने के बाद क्या होता है कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं और एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को कौन डिफाइन करता है, वेदर। सो ये क्या हुई वेदर की, वेदर कैन बी क्लाउडी, सनी, स्टोमी और डिफरेंट वेदर को जो है हम अपने डेली उसमें लाइफ में हम देखते हैं। अब वेदर जो है वो कभी ऐसा होता है कि पर मिनट में चेंज होता है, ठीक, पर आवर्स में चेंज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वेदर बहुत ही लिमिटेड केस में सेम रहता है, जैसे कि रेनी सीज़न होता है तो रेनी वेदर चलता है, लेकिन इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि रेनी सीज़न में धूप नहीं निकलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे बाद धूप निकल आती है, फिर जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूरेशन कितना ज़्यादा ड्यूरेशन गैप रहा, 1 आवर के अंदर में ही क्या हुआ, वेदर कंडीशन चेंज हो गई, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो गई। पहले क्या था, रेनी सीज़न था, थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, सनी सीज़न हो गया, उसके बाद वापस से रेनी सीज़न हो गया या बहुत तेज़ हवा चलने लगी। तो वेदर जो है वो किसी भी जो कितनी भी मिनट में या कितने भी आवर में चेंज हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम या फिक्स मिनट नहीं होता है। सो वेदर हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट जो है इन सब जो है कंडीशन होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, वेदर का टोटल सम होता है, टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, यानी कि जो
जितने ज़्यादा लंबे समय तक के लिए क्या होता है, जितने ज़्यादा लंबे समय तक के लिए किसी चीज़ में वेरिएशन आ जाता है, उस चीज़ों का यानी कि उस वेदर कंडीशन का जो टोटल सम कहलाता है वो कहलाता है क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट में अगर बात की जाए तो इतना एक छोटा सा ही डिफरेंस होता है कि जो क्लाइमेट होता है वो वेदर की कंडीशंस का टोटल सम होता है, लेकिन वेदर और क्लाइमेट दोनों के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। लाइक कि जिस तरह वेदर के एलिमेंट होते हैं क्या, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, उसी तरह ही क्लाइमेट के भी क्या होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, लाइक रेन का होना, स्नोफॉल, ये सब क्या आता है, ये सब प्रेसिपिटेशन में ही आता है। और इसके बारे में जब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे यानी कि रेन कैसे फॉर्म होती है तब हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया क्लाइमेट के बारे में और वेदर के बारे में कि क्लाइमेट और वेदर क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज दैट दिस इज आवर अर्थ, ठीक, इस पर मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए कुछ मैं छोटे छोटे ऐसे डायग्राम से बना देती हूँ। ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लैनेट है जिस पे हम सब रहते हैं, अर्थ। दिस इज सन, एंड दिस इज मून। ये क्या है हमारा मून और ये है हमारा सन। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल में जो है इम्पोर्टेंस होता है। सन, आप जानते हैं कि जब सनलाइट जब अर्थ पर पड़ती है, ठीक, आप जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो एक्सिस पर जो है वो कंटिन्यूसली रोटेशन करती है। तो क्या होता है कि जब अर्थ जिस कंडीशन में वो रोटेट कर रही होती है और जो पार्ट, जिस वक्त सनलाइट जो है, सन से लाइट आ रही होती है और जिस पार्ट पर वो लाइट पड़ती है, तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है, जिस पार्ट पर अर्थ के जिस पार्ट पर लाइट पड़ गई तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हो जाता है डे, ठीक। और डे में आप जानते हैं कि एक एवरेज हम एक टेम्परेचर मान सकते हैं कि डे में अर्थ का टेम्परेचर कितना होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट में अगर बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक हमने एक एवरेज टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। तो डे में क्या हुआ, जब सनलाइट पड़ी अर्थ के एक पर्टिकुलर एक पार्ट पर, जब वो रोटेट कर रही है, ठीक, तो उस पार्ट पे क्या हुआ डे, और जो अदर पार्ट था वो पीछे घूम के चला गया, तो वहां क्या हो गई नाइट। और डे में कितना होता है अर्थ का टेम्परेचर, हमने एवरेज माना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट का हमने माना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी तरह मैं मून की बात करूं तो मून में क्या होता है, मून में जो डे टेम्परेचर होता है, मून का जो डे टेम्परेचर होता है वो होता है -110 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट में होता है -119 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि -190 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कितना ठंडा होता है, बहुत, मतलब माइनस में अगर पारा चला जाता है तो हम बोलते हैं कितनी ज़्यादा सर्दी, मतलब बर्फ़ जमने लगती है। तो यहाँ तो चांद पर जो है वो कितना ज़्यादा जो है टेम्परेचर गिर जाता है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नाइट के टाइम में इसका जो है टेम्परेचर होता है। अब एटमॉस्फेयर का इसमें क्या रोल होता है, एटमॉस्फेयर का इसमें ये रोल होता है कि जिस तरह से क्या होता है, जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है तो सन अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ क्या करती है, उस डायरेक्शन में रोटेट जब कर रही होती है तो उसके जिस पार्ट पे लाइट पड़ती है वहाँ डे होता है, और जो पार्ट पीछे चला जाता है उसे वहाँ नाइट होती है। तो यहाँ एटमॉस्फेयरिक चेंज कैसे हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ पर क्या प्रेजेंट है, अर्थ पर CO2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, यानी कि अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है। और चांद पर क्या है, चांद पर तो कुछ है ही नहीं, चांद जो है उस पर तो कोई लाइफ ही नहीं है, ठीक। तो चांद पे क्या है, चांद पर कुछ नहीं, लेकिन अर्थ पे क्या है, अर्थ पे तो लाइफ है।
अर्थ पे कई सारे गैसेस का मिक्सचर एक एटमॉस्फेयर है। तो जब क्या होता है, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उस अर्थ की जो कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वो चेंज कर देता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो क्लाइमेट कंट्रोल करने में एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर सन जो है वो ज़्यादा लाइट जो है वो अगर वो प्रोवाइड करवाएगा अर्थ को, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो कूल डाउन रहेगा, और उससे क्या होगा, उससे एटमॉस्फेयर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी होगी तभी तो एटमॉस्फेयर जो है वो उतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी फील होगी। और अगर कम गर्मी रही, अगर कूल डाउन रहा, तो हमें क्या होगा कि हमें कूल डाउन ही लगेगा, हमें कूल डाउन फील होगा। लेकिन अर्थ पे ये कंडीशन हम मान सकते हैं, लेकिन चांद पे क्या होता है, मून पे ये कंडीशन नहीं होती, क्योंकि मून पे किसी भी तरह का कुछ भी जो है मिक्सचर जो है गैसेस का कुछ भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि मून पे लाइफ ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं बात करती हूँ द मूवमेंट ऑफ एयर की, विंड की। विंड क्या होती है? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि विंड क्या होती है, सो विंड इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर। मतलब आप जानते हैं कि जब एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास, एटमॉस्फेयर होता है, ठीक। एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना होता है? एयर से। एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? गैसेस प्रेजेंट होते हैं और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उस एयर को ही हम एक टर्म में क्या बोलते हैं? विंड। विंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एयर जो होती है वो क्या करती है? मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि विंड क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर का मूवमेंट करना ही विंड कहलाती है। अब ये विंड एक्चुअल में मूवमेंट कैसे करती है, ठीक। आपने कभी कभी देखा होगा कि विंड जो है उसके भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं। कभी बहुत जेंटल स्ट्रॉम में होती है, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम में होती है। मतलब जिस दिन बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, एकदम बहुत ही प्यारी, तो उस दिन आप बोलते हैं बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो उसे जेंटल स्ट्रॉम बोलते हैं। और किसी किसी दिन इतनी तेज़ हवा चलती है कि आंधी तूफान आ जाता है, मतलब जगह जगह जो है पेड़ गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, तो वो क्या होता है, वो विंड का स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम होता है। तो ऐसा क्यों होता है और जो एयर जो है वो कैसे मूव करती है, ये सब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एयर की बात की जाए, सबसे पहले कि एयर जो है वो किस तरह से मूव करती है। एयर मूव करती है कैसे? जैसे कि ये कोई पर्टिकुलर पार्ट है, किसका? अर्थ का। ये कोई पर्टिकुलर पार्ट है अर्थ का। यहां पे क्या है? ये है सन, ठीक। ये है सन। अब यहां से क्या आ रही है? सन की कुछ रेज इधर आ रही हैं। तो सन की रेज जब इस पार्ट पर पड़ती हैं तो क्या होता है, इस पार्ट के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या है? एयर। तो इस पार्ट के ऊपर जिस एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें क्या है? एयर के जो क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हीटन अप हो जाते हैं। सन क्या करता है कि जब इसको इस पार्ट पर अपनी एनर्जी देता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो गर्म होने लगती है, और यानी कि उस एयर के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होने लगते हैं। अब जब एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो गर्म चीज़ होती है वो ऊपर इवेपोरेट होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं पानी का, कि आपने पानी उबाल के रख दिया, आपने पानी उबलने के लिए रखा, ठीक। पानी गर्म होना और पानी का उबलना दोनों में अंतर होता है। पानी गर्म करना डेट मीन्स हमने उसको गर्म करने रख दिया, लेकिन जब हम उसको गर्म करने के बावजूद काफ़ी टाइम तक रखते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस जो है बीकर में पानी का क्या होता है, लेवल रिड्यूस होता जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होने लगता है। तो यहाँ पे क्या था कि इस एयर में क्या था कि हॉट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अब ये हॉट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर ही जाएंगे हल्के की तरफ, यानी कि इस हॉट एयर के इस हॉट मॉलिक्यूल के ऊपर जाने से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
किसका, एयर का प्रेशर लो हो जाएगा। पार्टिकल्स जो है वो डेंस होंगे, क्लोजली होंगे, लेकिन दूर होते जाएंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट है कोल्ड पार्ट, जहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ी है। तो इस पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, अब वो ये देखेंगे कि जब इस पार्ट में जहाँ पर लाइट पड़ी थी वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं, तो ये सोचेंगे कि हम इनकी जगह ले लेते हैं, हम इनकी जगह आ जाते हैं। तो ये जो कूल पार्टिकल्स होंगे ना, ये इनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और सेम क्या हो जाएगा, उस वजह से ये जब इस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे तो देन दे गेट ऑल्सो, एक हाई प्रेशर पर ये नीचे जाएंगे। ठीक, तो ये गए क्या, हाई प्रेशर पर ये नीचे प्रेजेंट थे, ये हाई प्रेशर पर प्रेजेंट थे, और जब इन्होंने देखा कि ये एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इन्होंने उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि इन्होंने उनकी जगह को ले लिया। तो यहाँ से ये चीज़ डिफाइन होती है कि जो एयर का मूवमेंट कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो गया, एयर का मूवमेंट हो गया। यानी कि टेम्परेचर हमने क्या किया, टेम्परेचर में डिफरेंशिएट लाया। टेम्परेचर ज़्यादा था तो लो प्रेशर था, टेम्परेचर बिल्कुल ही कम था यानी कि कूल डाउन था तो प्रेशर क्या हुआ, हाई। तो डिफरेंस आने में, टेम्परेचर के डिफरेंस आने में से क्या हुआ, डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या हुआ, डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर में क्या हुआ, डिफरेंस इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर जब डिफरेंस हुआ तो प्रेशर में भी डिफरेंस आया। प्रेशर में डिफरेंस आया तो क्या हुआ, ये जब अप डाउन आप देख रहे हैं कि अप डाउन प्रोसेस हो रही है, ये जो मॉलिक्यूल्स है एयर के ये ऊपर जा रहे हैं और जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, इसे ये प्रोसेस हो रही है अप डाउन प्रोसेस, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अप डाउन प्रोसेस हो रही है, कन्वेक्शन करंट जो है वो जनरेट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, अप डाउन प्रोसेस हो रही है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं किसके, एयर के, और जो कूल डाउन प्रोसेस जो मॉलिक्यूल है वो नीचे आ रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने टेम्परेचर में डिफरेंस लेके आए, टेम्परेचर में डिफरेंस आया तो प्रेशर में डिफरेंस आया, प्रेशर में डिफरेंस आया तो क्या हुआ, कौन जो है कन्वेंशन करंट जो है वो जनरेट हुआ। कन्वेंशन करंट की वजह से क्या हुआ कि एयर के जो एयर थी वो मूवमेंट करने लगी, किस तरफ, हाई कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो मूव करेगी तो उसके इस कैरेक्टर को ही कहा जाएगा मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि विंड। ठीक, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस कि किस तरह से जो है मूवमेंट होता है एयर का, जिसे बोला जाता है विंड।